Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science or truth, or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Sathology builds your identity, whereas mythology actually destroys your identity. So now, today we have a very, very special guest. You heard her last time, and she spoke about who is a Muslim according to their own culture in Saudi Arabia. Today, we're going to continue that conversation, and I'm going to start with today's current topics, and then we'll move on. So, let us welcome Dr. Kusumlata Kedia. Welcome. नमस्कार। Namaskar. Namaskar. You are an institution in knowledge. आपको एक स्वयं एक you are everything in one. One person has so much knowledge on these areas. I was hearing your speeches, so one question comes in. So you know what is happening in UK. आपको पता है यूके में क्या चल रहा है, यूएस में क्या हो रहा है आजकल, और नए नए टर्म्स बन चुके हैं, हिंदू फोबिया, हिंदू मिसिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ अपने बारे की अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं किसी तरह। तो कुछ लोग होते हैं अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं अपने कर्मों के द्वारा, ये भी कर्म के द्वारा ही बना रहे हैं, बट दे आर मेकिंग देयर आइडेंटिटी थ्रू बिकमिंग लाउडर देन अदर्स, और जोर जोर से बोल रहे हैं ताकि दूसरे लोग डर जाए, चुप हो जाए। जैसे नारे जो लग रहे हैं आजकल, इफ यू लुक एट द व्हाट हैपेंड इन लेस्टर एंड अदर प्लेसेस, द उसमें दे आर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक you have no right to exist in these lands, like that's what they're saying, हिंदुओं को, that you have no right to exist in UK or US or any other place because it is belongs to us. I want you to start from there and then explain, continuing on the last conversation we had. अब देखिए, मुझे यूके यूएसए के बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन ये जो मामला चल रहा है इसको जैसा मैं समझती हूँ, ये इस्लाम एक कवर है इनके लिए, एक कवच है। ये जो करने वाले हैं ये लॉलेस एलिमेंट्स है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, कुरान से कोई लेना देना नहीं है, ये मुनाफिक लोग हैं। ये बात हम लोगों को बार बार और बार बार ध्यान में रखनी चाहिए। और ये जो कवर ले रहे हैं, ये कवर इनसे छीन लेना चाहिए। ये सब कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, और इस्लाम में ये रिजेक्टेड ग्रुप है, ये मुनाफिक है। सो इस्लाम का कवर तो ये ले ही नहीं सकते हैं कि ये जमीन हमारी है, ये देश हमारा है। वस्तुतः ये किसी के नहीं है, ये पूरी तरह लॉलेस ग्रुप है, जो ना तो लॉ ऑफ लैंड मानता है, चाहे वो यूके का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे भारत का हो, और ना ये लॉ ऑफ द बुक मानता है, ये कुरान के कानून को भी नहीं मानता है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, अगर ये कुरान के कानून को मानता तो ये मोमिन होता, और ये सब के सब मुनाफिक हैं। तो जो पहली बात है जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, स्नैच दियर फेक आइडेंटिटी, जिसके पीछे छिप के ये दुनिया भर से वो कंसेशन, वो लाइसेंस ले रहे हैं जिसका जो कुरान स्वयं इनको खारिज करता है, ऐसा मुझे लगता है। वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। लेकिन क्या हो जाता है, जब हम लोग इंटरनेशनल उसमें देखते हैं कि सभी लोग नाम तो एक ही बुक का ले रहे हैं, लेकिन इनके इनके एक्शंस इतने अलग हैं कि इसमें से आधे लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि ये इस्लाम के अनुसार नहीं है। और मुझे तो कुछ मालूम नहीं है इनके कल्चर के बारे में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मेरे को सिर्फ गीता, महाभारत, रामायण रिसर्च करता हूँ। और लेकिन जो बाकी लोग जो है, एक तरह से साइलेंट माइनॉरिटी रहता है, साइलेंट मेजोरिटी। तो एवरीवन इज, देयर इज साइलेंट मेजोरिटी रहता है इनके कम्युनिटी में, और एक वोकल माइनॉरिटी जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, ये वोकल माइनॉरिटी है। लेकिन एज ए आउटसाइडर मुझे तो एक ही दिखता है, क्योंकि सभी लोग एक ही चीज का नाम ले रहे हैं। सो so how we can take it, like the when the silent
और वोकल माइनॉरिटी बिकम्स अ वॉइस फॉर द साइलेंट मेजोरिटी, देन एवरी एज ए लेमैन मुझे तो समझ में आएगा नहीं कौन है ये। देखिए, लॉलेसनेस का जो मामला है वो नागरिकों को तो नहीं हैंडल करना है, ये स्टेट को हैंडल करना है। सारे संसार में जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ, जो राज्य बनाया गया, वो दंड के लिए ही बनाया गया, जिसको दंड नीति कहते हैं। जो काम व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो काम परिवार नहीं कर सकता है, जो काम एक कम्युनिटी या समाज नहीं कर सकता है, वो सारा काम स्टेट को दिया गया है। राज्य का काम है दंड को धारण करना, और जितने भी ये लॉलेस एलिमेंट है इनको दंडित करना। तो ये काम इंग्लैंड की स्टेट का है, और ये काम यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट का है, और ये काम भारत के स्टेट का है। बट इस्लामोफोबिया के नाम पे सब। नागरिक इस काम नागरिक इसका विरोध कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब रूल ऑफ द लॉ है तो इनसे उलझ तो नहीं सकते हैं। इनको दंडित, जैसे किसी भी क्रिमिनल को दंडित करने का काम राज्य का है, तो इनके एक्ट जो है क्रिमिनल एक्ट है, नॉट डिफेंडेड बाय कुरान। अभी जो एक पूरा का पूरा कंफ्यूजन चल रहा है, मानो ये जो वोकल माइनॉरिटी है, मानो कि ये कुरान के बिहाफ पर बात कर रहा है। ये कुरान के हिसाब से तो आउटलॉस है, मुनाफिक है, जिनको सीवियर पनिशमेंट मिलना है, जिनको नरक जाना है। तो मेरी जो एक बात कहनी है, जैसे बाकी सारे क्रिमिनल्स को स्टेट स्टेट स्टैब्लिशमेंट, स्टेट सिस्टम, स्टेट apparatus हैंडल करता है, वैसे ही इस प्रकार के उत्पाती क्रिमिनल लोगों को स्टेट को हैंडल करना है। स्टेट को तो सब कुछ चुप करा दिया है। अगर आप देखें तो स्टेट तो सब लोग इस्लामोफोबिया के नाम पे चुप हो चुके हैं। और अब तो एक ये जो इस्लाम फोबिया के नाम पर छुपे हैं, इस्लामोफोबिया। है कि साहब आपने इस्लाम को फोबिया बना दिया इसलिए चुप हो रहे हैं। अगर ये सच्चाई सबके सामने आती है कि इस्लाम इनके लिए नहीं है, इनको तो नमाज पढ़ने का हक नहीं देता है इस्लाम कुरान में, अल्लाह ताला इनको मस्जिद में घुसने का हक नहीं देते हैं, इनको हज करने का हक नहीं देते हैं, क्योंकि ये मुनाफिक हैं, तो फिर इनको इस्लाम का शील्ड कैसे दिया जा सकता है? जो मेरी बात है वो बार बार यही बात है कि ये लगातार इस्लाम के नाम पर उत्पात कर रहे हैं, जिस पर इनको कोई राइट नहीं है। यूके में करीब 55 मंदिरों पर अटैक हुए। 55। लोग बोल नहीं रहे हैं। 55 टेम्पल्स हैव बीन अटैक्ड। और यूएस में कुछ हो नहीं सकता क्योंकि यूएस में लॉ बहुत स्ट्रांग है, तो पुलिस विल एक्ट। देखिए, एक मिनट, अभी आपने तुरंत क्या कहा? यूएस में नहीं हो सकता है, क्यों? लॉ स्ट्रांग है, पुलिस टफ है। तो यानी अगर एक जगह नहीं हो सकता है तो दूसरी जगह भी तब नहीं होगा जब लॉ स्ट्रांग होगा और स्टेट स्ट्रांग होगा। पुलिस इसका एक बल है, केवल एक बल है। दूसरा बल जुडिशरी है, तीसरा बल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सब स्टेट का ही तो पार्ट है, डिफरेंट ऑर्गन्स है स्टेट के। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका कारण है स्टेट मशीनरी अपना काम नहीं कर। लेकिन लेकिन आप। यूपी में हम लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास किया था कि भाई आवाज की लिमिट इतनी होनी चाहिए नगरीय क्षेत्रों में, जहां पर लोग रहते हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया है, एजुकेशनल है वगैरह, तो आवाज इतनी होनी चाहिए। तो मस्जिदों से अजान हो रहा था, और क्या कहा जा रहा था जी, इनको छोड़ो, छेड़ो मत। क्यों मत छेड़ो? क्योंकि साहब ये तो इनका मजहबी हक है, यही तो कहा गया। योगी जी ने सीधी सी एक बात कही, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट पर्सोनल ने केवल एक बात कही, और वो बात कही कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कानून हमको लागू करना है। और उत्तर प्रदेश में ये लाउड स्पीकर उतर गए। तो ये मामला तो स्टेट को हैंडल करना है ना।
लेकिन स्टेट में बहुत लोगों को इतना नॉलेज नहीं होती है, बिकॉज दी मैं आपको अमेरिकन कांग्रेसमैन की बात बताता हूँ। अमेरिकन कांग्रेसमैन, इन लोगों को अभी क्या हो गया है कि इतना डर लगता है इन लोगों से। अमेरिकन कांग्रेसमैन की बात कर रहा हूँ, पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस अमेरिका में इंडिपेंडेंटली काम करती है। उसको स्टेट के किसी पॉलिटिशियन से कोई मतलब नहीं है। उनका मैंडेट होता है, ये लॉ है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ऑन द ग्राउंड लेवल पीस है फॉर द टाइम बिंग। ये कनाडा का जैसा नहीं बना है अभी तक अमेरिका। शायद बन जाएगा अगले 20 साल में, उस दिन अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा। लेकिन बट जो एकेडमिक जो वॉइसेस है, एकेडमिक वॉइसेस, वो इतना ज्यादा, एक बात तो है कि दीज पीपल दे नो हाउ टू मैनिपुलेट एकेडमिक वॉइसेस। और एकेडमी में आज इतना डर है कैंपसेस में, nobody talks about it, nobody, as if they don't exist, but these are the most vociferous voices, सबसे ज्यादा बड़ी आवाज इनकी होती है कैंपस में। किसी भी अमेरिकन कैंपस में आप चले जाइए, सबसे बड़ी आवाज इनकी होगी। लेकिन दे आर उसका नॉट एबल। कारण तो फंडिंग होगा ना, उसका कारण लॉजिक नहीं है, उसका कारण कुरान नहीं है, उसका कारण फंडिंग है। और लेफ्ट के साथ इस ऑयल फंडिंग का साठगांठ है। तो ये तो चलेगा। देखिए, ये जो डर की आप लोग बात कर रहे हैं, मैं दो उदाहरण देना चाहूँ। एक अभी हाल में हुआ जो कम ये जो साम्यवाद है, कम्युनिस्ट जो है, 1900 कितने में आए सोवियत रसा में कम्युनिस्ट, 1917 में सोवियत रशिया में आए थे ये कम्युनिस्ट लोग, 1990 में निपट गए। तो एक इतने बड़े इलाके के स्टेट पर कंट्रोल किया था कम्युनिस्टों ने। और अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने, प्राइमरली अमेरिकन और यूरोपियंस ने इतने बड़े कम्युनिस्ट स्टेट सिस्टम को निपटा दिया। ये तो अभी हाल की बात है ना। तो ये उससे बड़े तो किसी तरीके से नहीं है। एक चीज को ये ध्यान दीजिए कि जहां इनका केंद्र है, वो केंद्र क्या है? मक्का मदीना, अरेबिया। अरेबिया का नाम सऊद अगर हो गया है, तो ये किसके कारण हुआ है? ये अमेरिका यूरोप को मैं एक ही कह रही हूँ, एक्स क्रिश्चियंस और प्रेजेंट क्रिश्चियंस और यूरो अमेरिकन। ये जो ओटोमन एम्पायर है, इस ओटोमन एम्पायर को तोड़ा फ्रांस ने, इंग्लैंड ने। और क्यों तोड़ा? क्योंकि इंग्लैंड से भारत का ये जो रास्ता था, ये रास्ता इनको खुला हुआ चाहिए था वॉर सप्लाई के लिए। ठीक है, इसको तोड़ा। तो ये मुसलमान आज कोई नए तो नहीं पैदा हुए, और ये तो मुसलमान भी नहीं। जब ओटोमन एम्पायर था तो उसको तोड़ा गया। और उस तोड़ने में ध्यान दीजिए कि अरेबिया पर कब्जा किसका कराया गया? मक्का वाले का नहीं, मदीना वाले का नहीं, तैफ वाले का नहीं, उस समूद का जो बहावी है, जिसका लास्ट प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद नहीं है, जिसका लास्ट प्रॉफिट बहाब है। इसको कहना ही था तो मोहम्मद अरेबिया कहे होते आप मक्का अरेबिया कहे होते, या कुरैश अरेबिया कहे होते, या काबा अरेबिया कहे होते। इसको सऊद अरेबिया अगर कहा गया तो ये किसका दिमाग था? ये इंग्लैंड का दिमाग था, ये फ्रांस का दिमाग था। पहला। दूसरा, इनके पावर को मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा बताया जा रहा है इन दुष्टों के। इनमें मुसलमान नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। और इसी अरेबिया का नाम सऊदी अरेबिया हो गया, जो पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़े हुए निशानियों को और मस्जिदों को सड़क बनाने के लिए, पेट्रोल पंप बनाने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए कहा जा रहा है कि ये ध्वस्त का किए दे रहे हैं। अभी अभी आपने शायद पिछली बार बताया था कि इन्होंने साफ साफ कह दिया जी, हदीस तो नॉन इस्लामिक है। और दूसरा ध्यान दीजिए, इसी में से तोड़ के कितने नन्हे नन्हे नेशन स्टेट खड़े किए गए। कब? आज ये इंटर वॉर पीरियड में खड़ा किया गया। लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, दो ओमान, दो यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट,
इराक, ईरान, मैं कुछ छूट भी गया होगा मुझसे, सऊदी अरेबिया, ये किसने खड़ा किया? ये खड़ा किया इंग्लैंड, फ्रांस, एलाइड पावर ने खड़ा अपने वॉर एफर्ट के लिए। और तब ये किताब कहाँ काम आई, तब ये चीजें कहाँ काम आई। तो अभी जो एक ये उभार दिख रहा है इनका, ये उभार जहां तक मेरी समझ है, ये उभार तो 73 के बाद का है, 75 के बाद का है। 73 का क्या महत्व है, 75 का क्या महत्व है? आखिरी जो अरब इसराइल लड़ाई हुई थी 71 में, जिसमें इसराइल ने इनको बुरी तरह कूटा, उसके बाद 73 में इन्होंने अचानक ऑयल का दाम बढ़ाया चौगुना, और उस ऑयल के दाम के बल पर 75, 78, 79 में इनके पास एक साइजेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ आ गया। और 79 क्या साल है? 79 साल है जब सोवियत रशा एंटर करता है अफगानिस्तान में, क्यों? इंडियन ओशन में तक अपना, यानी वार्म वाटर एक्सेस के लिए। सोवियत रशा मोटा मोटी लैंडलॉक्ड है, नॉर्थ में जो सी है वो बर्फ से ढका हुआ है। तब मैंने 71 कहा इसराइल अरब युद्ध, 73 कहा जब ऑयल का दाम बढ़ा है, और 73 से 79 के बीच में इनके पास साइजेबल पैसा आया है। तब पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को बिना वॉर फ्रंट पर लगाए हुए सोवियत रूस से निपटने के लिए 79 में इनको खड़ा किया। यानी एक कम्युनिज्म से लड़ने के लिए ये एक दूसरे काफिर की शरण में गए। कुरान को जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको पता है, कुरान में जो सबसे ज्यादा विरोध है वो ईसाइयों का है और यहूदियों का है। हिंदू तो वहां है ही नहीं पूरे कुरान में, भारत पूरे कुरान में है ही नहीं, सनातन धर्म पूरे कुरान में है ही नहीं। पूरे कुरान में अल्लाह ताला जो भी बात भेज रहे हैं नबी को, वो भेज रहे हैं ईसाइयों के लिए और जूस के लिए भेज रहे हैं। तो 79 में, यानी आज से 40-42 साल पहले अमेरिका ने खड़ा किया है अपनी फौजों को बचाने के लिए, क्योंकि वियतनाम जो हुआ था, जहां सोवियत रूस की सहायता से वियतनाम ने, यानी हमारे चंपा ने, सनातन धर्मी चंपा ने अमेरिकन फौज को पीट दिया। तो लड़ाई लगातार 1945 के बाद सोवियत रूस, कम्युनिज्म और अमेरिका के लीडरशिप में एलाइड पावर्स, यूरोप, तो जर्मनी भी शामिल हो गया, इनकी लड़ाई हो रही है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जा रहा है इन मुस्लिम्स को। तो वहां से जब ये लड़ भिड़ के खत्म हुए, तब सोवियत रूस जब लौट जाता है, सोवियत रूस का जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तब ये उत्पाती समूह, टेरर टेरर जिसको कह रहे हैं, आतंकवाद जिसको कह रहे हैं, इसका जन्म, हाथ जोड़ के मैं कह रही हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया सोवियत रूस को निपटाने के लिए। कहां पर? अफगानिस्तान। इसके बाद भी जितने मामले हुए अमेरिका ने इनको कूट पीट लिया। सद्दाम हुसैन जो उनका सबसे पावरफुल था, ईरान और इराक को यूरोपियन अमेरिकन डिप्लोमेसी ने लड़ाया, 10 साल में इनको कमजोर किया। इनका जो कुछ ताकत है वो ताकत ऑयल मनी है, जो कि यूरो अमेरिकन कृपा से इनको प्राप्त हुआ है। इस पर भी इनका कंट्रोल नहीं है। और इन सब इन देशों में नेशन स्टेट, आर्टिफिशियल नेशन स्टेट, जो यूरो अमेरिकन डिप्लोमेसी ने खड़ा किया है, ये इनको लगातार आपस में लड़ा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इन इंटरनेशनल फैक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए, और भय वाली बात को इतना तो नहीं बढ़ाना चाहिए। जो ताकत जर्मनी की थी, जो ताकत सोवियत रूस की थी, ऐसी कोई ताकत मुनाफिक स्टेट्स के पास नहीं। इस्लामिक स्टेट तो एक भी है ही नहीं, जो मैंने पिछली बार आपसे कहा। ये जो मुनाफिक स्टेट है, जिस दिन इनकी आइडेंटिटी, जो इस्लामिक आइडेंटिटी का ये लबादा ओढ़ रखे, जिस दिन इनकी आइडेंटिटी खींच ली जाएगी,
और वो केवल कुरान पर बात करके। तो इनका रियल वर्थ कितना है भाई? बहुत कम है। आपने जो पॉलिटिकल, ये तो इट्स ए रिकॉर्डेड फैक्ट है, हिस्ट्री जो आपने बोला एकदम सही है। और ये सब वी ऑल नो कि और पेट्रो डॉलर जो इकोनॉमी है उसके बाद से इनका ग्रोथ ज्यादा हुआ है पॉलिटिकल साइड का। और सऊदी अच्छा, अरेबिया। एक चीज और ध्यान आ गया, मैं बीच में टोक रही हूँ, माफी मांगती हूँ। आप देखिए, 7th सेंचुरी में पैगंबर साहब है, 8th सेंचुरी में अरब कहीं नहीं है। 8th सेंचुरी के बाद अरब खड़ा हुआ तो मक्का मदीना वाला अरब नहीं, कुरैश वाला अरब नहीं, नबी वाला इस्लाम नहीं, बहाबी वाला इस्लाम यहाँ आकर खड़ा होता है। 9वीं शताब्दी, 10वीं, 11वीं, 12वीं पारसियों की शताब्दी है, कन्वर्टेड सनातन धर्मियों की शताब्दी है। और 12वीं शताब्दी के बाद चंगेज खान, चंगेज खान बौद्ध थोड़ी है, चंगेज खान मुसलमान भी नहीं है, मुनाफिक भी नहीं है, सनातन धर्मी सम्राट है। महाकाल उनके कुल देवता है। तो चंगेज खान ने जब इनको कूटा पीटा है, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में ये कहाँ है भाई? आप पूरी दुनिया का इतिहास पढ़िए तो 800वीं में जरा सा बात होता है, 800 के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं तक जो बात होती है, 12वीं तक ले लीजिए, वो पर्शियंस की बात होती है, अरबियों की बात नहीं होती है। और इन पर्शियंस ने, यानी आज के ईरानी लोगों ने तो इस्लाम का सब अरे बंटाधार कर दिया। जो पूरा शरीयत खड़ा किया, जो हदीस खड़ा किया, जो कुरान का संकलन किया, जिसमें मेजर हिस्सा जलवा दिया, थोड़ा सा हिस्सा रखा, तो इन लोगों ने तो एकदम पूरी तरह से बंटाधार किया है। तो ये इस्लाम का जो दिख रहा है, ये तो अभी हाल का मामला है। यानी 80, 82, 84, 86, और इसके बावजूद ये जो लोग हैं, क्या कहते हैं, ये जो इस्लामिक स्टेट जिनको कहते हैं, ये मिडिल ईस्ट वाला है, इसमें तो सारे के सारे हेड ऑफ स्टेट पपेट्स है। किसके? इसी यूके, हम यूरो अमेरिका कह के छुट्टी पा रहे हैं, यूरो अमेरिका डिप्लोमेसी के पपेट स्टेट्स। तो जहां हेड ऑफ द स्टेट भी पपेट है, उसकी कितनी पावर है भाई? ये तो साबुन का बुलबुला भी मुझे नहीं दिखता है। जी। जी। इन तो आपने जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात इसमें बोली है कि एक्चुअली अगर हम लोग इनका इतिहास हम लोग देखते हैं, इतिहास में आपने बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। तो जो शब्द आता है काफिर, जो जिसके बारे कुफ्र, ओल्ड टेस्टामेंट में कुफ्र है, और इनके इसमें काफिर है, विच इज मैंने एक टर्म कॉइन किया था, काफिर फोबिया। और कि काफिरों से इनको डर सिखाया जाता है। और जनरली उसमें सभी आ जाते हैं जो आइडोलेटर्स हैं, आइडोलेटर्स। इसीलिए हिंदुओं पे ज्यादा अटैक हो रहे हैं। आपका ये बिल्कुल सही बोलना है कि आइडोलेटर्स जो टर्म है इनके बुक्स में जो है वो क्रिश्चियंस के लिए है, क्योंकि वो लोग भी मूर्ति बनाते थे। हाँ, और जूस के लिए, हिंदुओं जूस भी के। बनाते थे। हाँ, जी। और तो लेकिन उसको उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मोस्टली ये थ्रू देवबंद हुआ है, देवबंद। वो हो गया, हिंदू भी आ गए, इंक्लूडेड हो गए। तो तो इसमें फिर उसमें हम लोगों के, लाइक, इवन दो हमारा नाम नहीं है इनकी पुस्तकों में कहीं पर भी, इनकी पुस्तकों में सिर्फ इन्हीं के रिफॉर्मेशन की बात है, लेकिन हम लोग इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। इसीलिए सारे अटैक्स हमारे ऊपर हो रहे हैं। और हम लोगों को अभी जैसे, अगर आप सऊदी फैमिली की बात करें, सऊदी फैमिली, इन सऊदी अरेबिया में इतने टफ लॉज हैं कि दे कैन नॉट मूव। सऊदी अरेबिया में मतलब ओपनली हाथ काट दिए जाते हैं इनके, वहां भी सलाफी जो भी है इनके अगेंस्ट स्टेट काम करता है। और अभी योगा स्टूडियो भी खोल दिया है वहां के प्रिंस ने। योगा स्टूडियोज खुल गए हैं, रामायण महाभारत को इंक्लूड किया गया है स्टडी में। और धीरे धीरे चेंज हो रहा है आफ्टर मोदी जी केम टू पावर। तो इसके विषय में आप क्या बोलेंगे काफिर शब्द के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टर्म है।
क्योंकि काफिर शब्द के अलावा एक वो भय वाली बात मेरे दिमाग में घूम रही है, बातें याद आ रही। भाई एक ये जो इजराइल है, ये यहूदियों का नेशन है, इकलौता जरा सा नन्हा सा, धरती पर एक नन्हा से डॉट की तरह एक छोटा सा देश। और कौन है ये यहूदी लोग? जो अब जो हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं उसके अनुसार ईसाइयों के द्वारा भयंकर रूप से प्रताड़ित, भयंकर बर्बर मानुषिक नृशंस प्रताड़ना, कितने दिन? 1000 साल, 1200 साल, 1400 साल, मोर देन 1000 ईयर। और ये यहूदी लोग कौन है? ये पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। जब ये इजराइल में आना शुरू करते हैं 20वीं शताब्दी में, तब ये अमेरिका में भी हैं और पूरे रूस के इलाके में फैले। और इतना अधिक फैला होने के कारण न इनकी भाषा एक है, न इनका कपड़ा एक है, न इनका भोजन एक है। और किसी एक ने 20वीं शताब्दी के आसपास 19वीं के अंत में कहा कि भाई हमको अपने यहाँ इजराइल जाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी आप सब लोग को पता है कि इनको ये कहा गया था, पता नहीं सही था कि गलत था, कि भाई गॉड का तुमको श्राप है तो तुम रजिस्ट मत करो। किसको? ईसाइयों को रजिस्ट मत करो, उनका जो भी टॉर्चर है सह लो, मसीहा आएगा तो तुमको ले जाएगा। अब इजराइल बनने की कहानी अगर ध्यान दे तो कुछ छोकरे, कुछ लड़के, नोबडीज, सोवियत तो ये रूस से चलते हैं, जार वाले रूस से यहाँ आते हैं और कुछ सामूहिक खेती वेती करते हैं। फिर जब हिटलर आके भयंकर उत्पीड़न करता है, तब वो हिटलर के कंट्रोल के इलाके से आने लगते हैं, फिर बाकी यूरोप में बाकी इलाके से यहाँ आने लगते हैं। और वो कितना भयंकर कहानी है, जो ये डर की बात कह रहे हैं वो उसको पढ़ो। और जब ये यहाँ आते हैं, मैं अभी जूस वाली कहानी में आज नहीं जाऊंगी, किसी और दिन, तो आते हैं उस दिन तो जब ये 1948 में गोल्डा मायर और 3-4 लोगों ने डिक्लेयर किया कि भाई ये हमारे ज्यूस का नेशन स्टेट है। उस दिन कितने आदमी हैं, कितने ज्यू हैं वहां? 6 लाख। आज के दिन 60 लाख ज्यू हैं। और ये 6 लाख ज्यू कैसे हैं? ये मुंह में जो दांत है इसके बीच में जीभ की तरह भी नहीं है। ये माने एक भीड़ में एक बुलबुले की तरह। और 3 लड़ाई होती है, एक 48 में, एक शायद 67 में और एक शायद 71 में। और भाई अपने ठाव में बैठे हुए ये सो कॉल्ड मुसलमान, सो कॉल्ड, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, ये मोमिन नहीं है, ये मुनाफिक और मुशरिक है, ये इजराइल का तो कुछ बाल बाका कर नहीं पा रहे। और ये जो जूस लोग आए हैं, इनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी है क्या? 1948 कोई तलवार ले, तलवार भी नहीं है, कोई वो खाने का जो डाइनिंग टेबल का चाकू लेके भागा, कोई कुल्हाड़ी, कोई हंसुआ, कोई फावड़ा, इस तरह के औजार लेके ये भागे। और 5 देश की फौज आई थी। मिस्र की आई थी जहां तक मुझे ध्यान है, सऊदी अरेबिया था, लेबनान था, जोर्डन था और शायद इराक था, अभी तुरंत मुझे नहीं याद आ। 5 देश की सेनाएं आई थी, सेनाएं, स्टैंडिंग आर्मी, सारे आर्मामेंट के साथ, 6 लाख लोगों से निपटने के लिए। 6 लाख लोगों में 3 लाख स्त्रियां होंगी, लाख 1.5 लाख बच्चे होंगे, एडल्ट तो 2-1 लाख होंगे। और ये एडल्ट सैनिक नहीं थे। और कहा जी इनको हम उठाएंगे और रेड सी में डुबो देंगे। और हुआ क्या? 1948 के, मेरी समझ से जुलाई महीने में ये लड़ाई हुई है या अगस्त है, मुझे याद नहीं, अगस्त है शायद। तो ये तो पैलेस्टाइन खाली करके चले गए। 6 दिन में ये 5 देशों की सेनाएं वहां रहने वाले जो 6 लाख अरब लोगों को खाली कर। और तब से लेकर आज तक इनकी छाती पर मूंग दल रहा है इसराइल। और इसराइल की खासियत देखिए, वो अपने ठाव, अपनी स्थान, अपनी जगह पर बैठा हुआ एक नेशन स्टेट नहीं है, रिफ्यूजीज की कॉलोनी है। 1948 में, 1949 में,
50 में 51 से लेके 67 तक लोग आ रहे हैं विद दियर हॉरिबल मेमोरीज, और ये इनका क्या उखाड़ लिए, ये इनका क्या बिगाड़ लिए। तो ये जो भय है, अरे इजराइल तो हमारे आंख के सामने है ना भाई, उनके बीच में जाके बैठा है नन्ना सा, और उसने कहा जी हम तो बस मार काट के निपटेंगे। तो इनके तो दोनों शत्रु थे ना, कोई इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले या अमेरिका वाले जो क्रिश्चियन है वो ज्यूस के दोस्त हैं क्या? ये जूइश पावर है, और कितना नन्हा सा, और हिंदू डरा हुआ है जी, अमेरिकन डरा हुआ है, इंग्लैंड डरा हुआ है, तो का पुरुष है तो मर खप जाएंगे, वीर पुरुष निपटा देंगे। तो इसराइल को तो ध्यान में रखो भाई, आज भी बैठा हुआ है, और इनके जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ओआईसी या क्या क्या, तो 71 की लड़ाई के बाद इनकी कोई एक मीटिंग हो रही थी, वो किताबें नहीं है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, तो उसमें इन सो कॉल्ड एलाइड पावर यानी इंग्लैंड और फ्रांस के क्रिएट किए हुए पपेट हेड्स ऑफ स्टेट कह रहे हैं इसराइल का नाम मेंशन मत करो, वी फील इम्पोर्टेंट, हमको नामर्दगी का एहसास होता है, इनसे जो लोग डर रहे हैं उनको प्रणाम। ये एक्चुअली फैक्ट है हिस्ट्री का, क्योंकि 7 देशों ने एक साथ आक्रमण किया था इसराइल के ऊपर, और तब इसराइल और भी छोटा था। और कुल 6 लाख लोग थे, 6 लाख में 3 लाख औरतें रही होंगी, हाँ, 1.5 लाख बुढ़े और बच्चे रहे होंगे, 1.5 लाख जो एडल्ट फौज थी वो आपके और मेरे जैसी थी, वो कोई लड़ने भिड़ने वाले सैनिक नहीं थे, और तब से आज भी वो केवल 60 लाख है। और तुम इंग्लैंड में और अमेरिका में या फ्रांस में जाके उत्पात कर रहे हो, उसका कारण इनका बल नहीं है, उसका कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भयंकर वहां पर विनाश हुआ, उस विनाश की जो स्मृति है, जो कि होती है, लड़ने का फिलहाल मूड नहीं, लेकिन मरने का भी मेरी समझ से किसी का मूड। नहीं, बिल्कुल सही बात। और ठीक है। आप, अच्छा। आपने अच्छा, ओटोमन और एम्पायर के। एक अकेला इसराइल, एक अकेला इसराइल आज के सऊदी अरेबिया को भी ले आता है अपने टेबल पर। ईरान कहता है मैं बम फेंक दूंगा, तो इराक कुछ कहता है, तो कोई कुछ कहता है, इन सबको टेबल पे ले आके इनसे दोस्ती कर लेता है भाई। और दोस्ती करने का मतलब क्या है? डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहा है, एक साथ बहुत से नहीं, वन बाय वन निपटा लूंगा। तो अगर इजराइल हमारे आंख के आगे उन्हीं से निपट रहा है ना जिनसे आप लोग को डर लग रहा है, खुद को खुद को केचुआ तो मत कहो भाई, कुछ बिल्कुल तो सही। शर्म करो, इसी कुछ तो हमारे शर्म करो, डर रहे हैं। और अरे जैसे काहे क्या डर रहे हैं? अच्छा, दूसरा एक और, ये जो क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप था, ये जो मिडिवल टाइम, डार्क एजेस जो कहते हैं, इसमें चर्च का जो भयंकर पैशाचिक शिकंजा था यूरोप पर, अमेरिका तो तब बना नहीं था, इसको तो तोड़ दिया ना निहत्थे क्रिश्चियन, बिलीविंग क्रिश्चियन स्त्री और पुरुषों ने, कोई इंग्लैंड का, कोई फ्रांस का, कोई जर्मनी का, या जहां भी, वैसा कोई ताकत है इनके पास आज? चीन को तो निपटा रहा है अमेरिका और यूरोप में, इनकी ताकत कहाँ है भाई? जी। एक चीज देखा है कि इनका कम्युनिटी में करप्शन बहुत ही आसानी से आ जाता है पैसे की वजह से। जैसे आपने इसराइल का बात किया, इसराइल के 150 वॉर प्लेन्स सऊदी अरेबिया के अंदर खड़े हुए हैं आज के समय में। उनका एयरबेस है, खुद का अब देख एयरबेस। लीजिए, और आप ये खुद कह रहे हो जी डर लग रहा है, जी डर लग रहा है, जी मुंह बंद कर लिया है, तो भाई लालची मुंह बंद कर लेगा, कमजोर मुंह बंद कर लेगा, किसी के कर्म में महाकाल ने मरने को ही लिख दिया होगा तो केचुए की मौत मर जाएगा, लेकिन इनसे कोई डरने फिरने की बात,
जिनके पास कोई आर्मामेंट इंडस्ट्री नहीं है। ये अपने समस्त आर्मामेंट के लिए किस पर डिपेंड कर रहे हैं? यूरोप पर डिपेंड कर रहा है, यूरो अमेरिका। तो भैया तुम इतने लड़ने भिड़ने वाले होते तो तुम्हारी अपनी आर्मामेंट इंडस्ट्री होती ना। 1945 से लेकर आज तक, 45 क्यों भाई, ये 1922 से स्टेट फॉर्मेशन, 22 23 26 से स्टेट फॉर्मेशन शुरू हो गया है मिडिल ईस्ट में। और 45 आते आते ये 10 20 15 23 जितने भी नेशन स्टेट खड़े हो गए हैं, तब से लेकर आज तक कहीं इनमें से एक भी नेशन स्टेट की आर्मी कहीं लड़ने गई है क्या जी? बताइए आप मुझे। एज ए स्टेट, इनके जितने भी लीडर्स हैं, इतने के जितने भी ओआईसी कंट्रीज हैं, सारे के सारे लीडर्स कंप्रोमाइज्ड हैं। सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं या यूरोप में पढ़ते हैं, और ये लोगों को अपने धर्म से कोई मतलब नहीं होता। इनको इनका मतलब, इन धर्म तो बोलना नहीं चाहिए, इनके रिलीजन से इनका कोई मतलब नहीं है। और ये लोग एकदम जैसे इवन जो जो प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया जो है अभी करंटली एमबीएस, वो भी अमेरिकन है, मोर अमेरिकन देन एनी अदर नेशन। ही इज मोर अमेरिकन। और इनके बच्चे सारे वेस्ट में पढ़ रहे हैं। तो वेस्ट ने इनसे तेल भी खरीदा, और जो इनको प्रॉफिट हुआ उसमें आर्म्स भी बेच दिए। तो दोनों साइड से पैसे वेस्ट को ही आए हैं। सो और पूरे पैसे पर कंट्रोल यूरो अमेरिका बैंकिंग सिस्टम का है। बिल्कुल। जब ये 8वीं शताब्दी में कुरान नहीं मान रहे, भाई ये तो लिखा हुआ है ना कि जब पैगंबर साहब जन्नत को चले गए तो जो, भाई सऊदी अरेबिया जिसको आज कह रहे हैं, उस अरेबिया की पैगंबर साहब के समय में पॉपुलेशन कितनी रही? मेरा एक अनुमान है 50,000 से 1 लाख के बीच। और ये बड़ी आराम से सत्तोलॉजी सुनने वाले कोई भी एक आदमी तय कर लेगा तो कैलकुलेट कर लेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ओएसिस पर पॉपुलेशन साइज निकल आए, और कितने ओएसिस तब थे उतनी ओएसिस अभी भी है। तो अब तो ये पानी वानी बाहर आ गया है, लेकिन ओएसिस का साइज घटा नहीं है। और पता हो जाएगा कि 1000 1500 साल पहले कितनी ओएसिस। तो एक मेरा मानना है, अब ये सब अंदाज है, कंजेक्चर से, मेरा मानना है पैगंबर नबी के समय कोई 15 20 हजार मोमिन बने होंगे। और उनके जाने के बाद उन्होंने कहा हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं अपने धर्म जो कि सनातन धर्म था। तो ये जो 4 खलीफा हुए, तो पहले वाले 2 जो नबी के ससुर थे, उमर और उमर और अबू बकर, इन लोगों ने मारपीट के कूट काट के इनको मुसलमान बनाया। और स्वयं कुरान में लगातार अल्लाह ताला मुनाफिक और मुशरिकों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जी, इस्लाम किसी के वश का रोग नहीं है, वो पैगंबर साहब के वश का रोग था। और उस जमाने में भी अरब के लोगों के वश का जोड़ नहीं था। उसमें तो ये जो क्या कहते हैं, जिहाद और लूटपाट जिसको माले गनीमत कहते हैं, उसका थोड़ा सा अट्रैक्शन था। और बाद में औरतों को हवस के लिए उठा लेना, उनका थोड़ा सा अट्रैक्शन। तो जब उसी समय इनका बल नहीं था, तो आज के दिन कौन मानने वाला है इस्लाम? भारत में ये कहते हैं जी, वो औरंगजेब के लिए कि वो जिंदा पीर था। तो औरंगजेब ने अपनी फोटो काहे बनवाई भाई? औरंगजेब वो बनारस के जंगम बाड़ी मंदिर को डर के मारे दान क्यों देता है जी? और ये सब दोनों हदूद गुनाह है। तो ये बात तो मन से निकाल दीजिए कि भाई जिसको डरना है वो डरो, उसका तो कोई उपाय नहीं। लेकिन इनसे डरने लायक कोई स्थिति न कभी थी न कभी है। जब इस्लाम को ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया पैगंबर साहब के जाते हुए, किन लोगों ने? सनातनी लोगों ने। और 20th सेंचुरी में इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका ने इस्लाम की ऐसी तैसी करके धर रखी है।
सारी तो मुंह गाड़े घूम रही। और आप कह रहे हैं जी इस्लामोफोबिया, अरे इस्लामोफोबिया नहीं, मुनाफिक फोबिया शब्द तो चलाइए जी। आपका चेहरा देखते हुए बात करती हूँ तो अच्छा लगता है। आप नहीं, स्क्रीन पर रहिए, मेरे नहीं, लिए बात करना आसान होगा। मैं स्क्रीन जी पे वो रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग करते हैं ऐसा। तो जी 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 जी। तो इसमें एक्चुअली एक जो शब्द आता है इधर, जैसे आपने बात किया फोबिया के ऊपर, और एक और शब्द आता है, आपने यूज किया वर्ड खान। तो मंगोलियन लैंग्वेज में, अगर आप शीप को मंगोलियन लैंग्वेज में सुने, उसका वोकल्स, वो होता है खान। अच्छा XOHB, XOHB इज व्हाट हाउ दे राइट इन मंगोलियन, XOHB रोमन में अगर लिखेंगे तो उसको अगर पढ़ेंगे फोनेटिक्स में तो उसका होगा खान। तो खान इज ए पॉपुलर वर्ड फॉर भेड़। सो जो भी मंगोलियन सरनेम्स होते हैं, वो खान मतलब हो गया कि ये भेड़ भेड़। जैसे जंगीज खान है, वो भेड़ों को मेंटेन करता था रुई के लिए, उसके लिए रुई के लिए, वो वूल के लिए, और हाँ ऊन, ऊन के लिए। और वो जो सरनेम है अभी बड़ा प्राउडली यूज किया जाता है कि जंगेज खान। और आपने बताया जंगेज खान सनातन धर्म को बिलोंग करता है। उसके क्या क्या एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से, जंगेज खान के? सनातन धर्म का। अच्छा रुकिए, मेरे पास एक किताब अगर यहाँ दिखती है, या अगली बार मैं दिखाऊंगी। महाकाल इनके कुल देवता हैं। और मार्को पोलो वाला पूरा अगर आप पढ़िए, तो चंगेज खान के बेटे का बेटा है, सबसे छोटे बेटे का बेटा है कुबलाई खान, जो कि चीन पर शासन कर रहा है, चीन और बहुत बड़े इलाके में शासन कर रहा है कुबलाई खान। तो कुबलाई खान और मार्को पोलो की बातचीत हो रही है। बार जो किताब में लिखा है बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है, एक बाहर से आए हुए मामूली से छोकरे से सम्राट क्यों बात करेगा। अब ये बातें बड़ी अजीब सी है, खैर जो भी है। तो वो लिखा हुआ कहता है कि जी मैंने कहा कि आप तो ईसाई हो जाओ। तो उन्होंने कहा मैं ईसाई कैसे हो जाऊं, तुमने तो देखा है ना कि ये कश्मीर के जो पंडित हैं और तिब्बत के जो लामा हैं, ये मेरे लिए बरसात करा देते हैं, मुझे लड़ाई में जितवा देते हैं। और जो राजकीय भोज होता है, स्टेट बैंक्वेट होता है, इसमें ये खाने की थालियां, डिशेस, शराब की बोतलें, शराब के गिलास को हवा में तैराते हुए लाते। तो चंगे ये कुबलाई खान के यहाँ कौन है सबसे इंपॉर्टेंट उस पर? तिब्बती और कश्मीरी पंडित। और उसके देवता का मेरे पास अभी किताब मुझे दिख नहीं रही है, नहीं तो अभी तुरंत मैं आप लोग को दिखा देती। भाई आज तक मंगोलियन सनातन धर्मी है, आज तक। ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2004-5 की। उत्तर काशी से और ऋषिकेश से गंगा जल जाता है मंगोलिया में और इस कम्युनिस्ट चाइना में संकल्प के लिए। कब? इस 21वीं शताब्दी में। तो अभी अपने लोग का जो विषय चल रहा है, वो विषय कौन डर रहा है, कौन डरने का ड्रामा कर रहा है, कौन डरा रहा है, ये सब भैया जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा है, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा है, जिसने 1979 से 89 का अफगानिस्तान पढ़ा है, जिसने क्रिश्चियनिटी का टूटना पढ़ा है, उसको इन पिद्दियों से कोई डर रहा है। नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट माई कप ऑफ टी। ये एक निहायत फिजूल सी बात है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उस पर बहुत कम चीजें आती हैं, बहुत थोड़ी सी चीजें आती हैं, लेकिन वो जो थोड़ी सी चीजें आती हैं, इनको कितना पिटिएबल दिखाती हैं। ये उसका कवर लेते हैं जो इनसे पारी नहीं लगता। साफ साफ कुरान में लिखा है कि औरत मर्द की आधी है। आप लोगों ने पढ़ा है? औरत हैज टू बी ऑलवेज remain
सबजुगेटेड अंडर मर्द। अब ये मैन वुमन मत कीजिए, स्त्री पुरुष ना कीजिए। औरत का मतलब है प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमन। जो औरत शब्द है इसका अर्थ होता है प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमन, औरत। इसको औरत औरत बोलने का। और निकाह क्या है? पेनेट्रेशन बाई मैन्स ऑर्गन, दैट इज निकाह। ये मुझे भी नहीं पता था। मैंने चैनल पर एक डिबेट देखा तारिक फतेह का। उसने कहा तुमने अपनी बेटी का निकाह देखा? बोला मैं अपनी बेटी का निकाह कैसे देख सकता हूँ? तो मुझे बड़ा अटपट लगा, तो निकाह शब्द निकाला और देखा। फिर औरत को उसके प्राइवेट, जिसको वल्वा कहते हैं, उसकी योनि के कंजम्पशन के लिए एक किराया दिया जाता है, उजरत, जिसको इन्होंने बना दिया मेहर। तो और ये किराया पैगंबर साहब के समय 4 खजूर हो सकता था फॉर एनी अमाउंट ऑफ पेनेट्रेशन। भाई वेश्या से भी तो गई भी थी। ऐसी औरत को, जिसको कहा घर के भीतर तू सर ढक के रख, तू मुंह ढक के रख, तू बिना मर्द के, और कौन सा मर्द, मोमिन मर्द के घर से बाहर मत निकल, उसको वैसी कहता है जी ये तो एक दिन भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। तूने तो ऐसी घनघोर बेअदबी कर दी। किसकी किसकी? कुरान की, पैगंबर साहब की, अल्लाह ताला। अब ऐसे माने लोगों से भी कोई डरता है तो क्या कहा जाए भाई? क्या कहा जाए? अब इनको अभी तक यही स्पष्ट नहीं है। एक ही किताब है कि मुंह ढकना है, कि सर ढकना है, कि पूरा शरीर ढक। कहीं कोई यूनिफॉर्मिटी देखी है आपने? हर जगह ये बहुत कट्टर है, कट्टर है। इनके जितना पनियल, पनियल का मतलब जो चाय बनाते हैं हम लोग भारत में, तो दूध आधा आधा पानी मिलाकर चाय बनाते हैं। तो अगर चाय में पानी 3/4 है या 4/5 है और जरा सा दूध है, तो उसको कहते हैं पनियल, डाइल्यूटेड। भैया इनसे ज्यादा डाइल्यूटेड तो कोई है ही नहीं मजहब वाला। ये किसी भी चीज को नहीं मानते। ये काफिर के दिए हुए खाने से, रोजा इफ्तार से अपना महीने भर का व्रत तोड़ लेते, और इनसे भी कोई डर रहा है? भाई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स अगर स्टेट नहीं हैंडल कर रहा है, उसकी पुलिस, उसका कानून नहीं हैंडल कर रहा है, तो ऐसा दुनिया में बहुत बार होता है कि स्टेट फेल कर जाता है। लेकिन वो स्टेट की फेलियर है, स्टेट की वीकनेस है, क्राइम क्रिमिनल्स का पावर नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू assert। एब्सोल्युटली राइट। जहां पर भी स्टेट पावरफुल होगा, दीज क्रिमिनल एलिमेंट्स कैन नॉट रिसाइड। और इसी को धर्म बोलते हैं। धर्म मतलब एक बहुत बड़ा टर्म है। धर्म इंक्लूड्स एवरीथिंग। और उसमें एक धर्म आता है राज धर्म। और आपने दंड नीति की बात की थी, और उसमें बड़ा अच्छा संवाद है अर्जुन का युधिष्ठिर के साथ। तो युधिष्ठिर थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, तो अर्जुन को समझाते हैं कि अगर राजा दंड नहीं देगा तो किसके पास दायित्व है दंड देने का, है ना? तो और अच्छा साहब, आप ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लीजिए ना। यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहाँ कहाँ जाके इनको कूटता है। आप कह रहे हैं डर रहा है जी, डर रहा है जी, डर रहा है। एक ओसामा बिन लादेन या जिसने भी, जो भी ग्रुप ने वो ट्विन टावर को वो ब्लास्ट कर दिया, हवाई जहाज से टकरा दिया, तब से पिछले 20 साल या 22 साल हो गया, अमेरिका में क्या हुआ है? बताइए तो आप मुझे, क्या हुआ है अमेरिका? अरे जाके अफगानिस्तान में चढ़ाई करके उनको कूदता है, पीटता है, अपने मन से राजा बनाता है, नहीं बनाता है। ये डरपोक लोगों के लक्षण आपको दिख रहे हैं। ये इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है, इनकी ऐसी तैसी किए हुए है। ये डरपोक लोगों के लक्षण आप लोग को दिखते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये जो प्रोटेस्टेंट और जो भी उसके डिनोमिनेशंस है, ये चर्च जितना पावरफुल हुआ जा रहा है,
या आपको लगता है इनको लंबा झेल के ले जाएंगे? नहीं, चांस नहीं है। नहीं, आजकल एक एक अजीब सा बात हो गई है। सोशल मीडिया जो कि बनाया गया था लोगों को फ्री स्पीच देने के लिए, और अभी अमेरिका के लॉ सूट्स आप देख रहे हैं, कांग्रेस का कम्युनिकेशन देख रहे हैं, कि सोशल मीडिया हैज बिकम द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सब्जुगेटिंग द फ्री स्पीच। आप खुल के बात नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मनी फंडिंग की आपने बात करी, और अमेरिकन कांग्रेस ने आइडेंटिफाई किया कतार को एज द बिगेस्ट फंडर, नॉट सऊदी अरेबिया। तो कतार तो को ये कतर कितना बड़ा है? कतर कितना बड़ा है? अगर अमेरिकन स्टेट चीन से पंजा लड़ा रहा है अभी, सोवियत रूस को निपटा दिया, जर्मनी को निपटा दिया, कहता है वो नहीं निपटा रहा है, उसकी कोई सोच है? अब ये हमको ना कहिए कि वो अमेरिकन फौज कतर से डर रही है, मुझे तो ना समझाइए। नहीं, अमेरिकन फौज कतर से नहीं डर रही है, लेकिन इन सब अमेरिकन का स्टेट भी नहीं डर रहा है, वो स्टेट। सोच रहा है कुछ अपना, वो सोचना गलत हो सकता है, उसकी पूरी गलत कैलकुलेशन हो सकती है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये डरने फरने की बात फालतू, निहायत फालतू बात है। इसको यूज कर रहे हैं, कतर को यूज करते हैं वो लोग, कि कतर का। अच्छा, इन्होंने, अमेरिका वालों ने ही कुरान को एडिट करवा दिया। एक बार खबर आई थी कि 5-6 देशों में कुरान एडिटेड फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है, कोई हमारे गीता को एडिट करके हमको पढ़ा दे तो हम मान जाए। ये डर वाली बात मत कहिए। स्टेट कमजोर है तो नष्ट भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मुझे तो यूरोप वालों के नष्ट होने के इतने भी लक्षण कहीं नहीं। अभी ये लोग शायद सोच रहे होंगे बिना हाथ लगाए इनको निपटा दे। भाई दिमाग वाले तो है ही हैं, क्रिश्चियन माइंड है ना मूलतः, मैनोवरिंग माइंड, मैनिपुलेटिंग माइंड। तो सो जैसे अफगानिस्तान में वो इसी इलाके के लोगों को लगा के निपटा दिया, निपटाया ना। ये चीन वाले मामले में चारों तरफ के देशों को बल बल दे के रूस को, यूक्रेनियों को लगा के निपटा रहे हैं, अपना आदमी नहीं जा रहा है। तो मुझे कोई डर वाली बात, जितनी मैंने पढ़ी लिखी समझी है यूरोप को, मैंने जो समझा, इतना सा पिद्दी सा कतर, पिद्दी सा ईरान, पिद्दी सा इराक, मन करेगा हैंडल कर ले। कई बार हम लोग मच्छर नहीं मारते रात को कि छोड़ो नींद में विघ्न पड़ जाएगा, तो सवेरे उठ के कहते हैं जी मच्छरों ने तंग कर रखा है, मच्छरों के बिना जिंदगी आराम है, खाली बैठे बातें कर। और ऑयल फंडिंग और लेफ्ट का साठ का, ये तो बहुत बड़ा, जितना बड़ा लेफ्ट का, या लेफ्ट शब्द तो बहुत गलत शब्द है, ये कम्युनिस्टों का जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड सोवियत रूस नहीं था, उससे बड़ा तो ये यूरोपियन कैपिटल्स, राजधानियां, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनको हरदम एक उत्पाती तत्व चाहिए। तो फिलहाल ये इनके प्यादे हैं। भाई अपना इतना आर्मामेंट इंडस्ट्री है अमेरिका में, कहाँ खपाएगा? सोवियत रूस और चीन के बाद इन्हीं में खपा कूदेगा। ये डर वाली बात मुझे ना, मुझे कहीं गले से नहीं डर। नहीं, नहीं, भगवत गीता में लिखा भी हुआ है, त्रायते महतो भयात। तो जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं उनको भय तो दूर ही रहता है। भय क्या बोलते हैं, भय द्वितीय विनिवेशिता स्यात्। भय स्वयं भगवान से डर, भयभीत है, बोल शास्त्र में बोला गया है। उद्धव को बोलते हैं भगवान कृष्ण। तो अरे भय। भाई इसराइलियों को सलाम कीजिए। इसराइलियों के रहने के बाद कोई कहे जी इनसे कोई डरता है, तो वो कुछ जोकर टाइप चीज मुझे लगता है। बिल्कुल। आज भी केवल 60 लाख जीव हैं, 30 लाख औरतें होंगी, एक 10 एक लाख में बूढ़े और बच्चे होंगे, 30 एक लाख में 4-5 लाख की फौज नहीं हो, और सबको नकेल करके, नाक में नकेल डाल के बांध रखा है। हम लोग बिल्कुल। सब सब निपट जाएगा।
एक्चुअली क्या है कि ये जो जितना भी भय जो बात लोग करते हैं, ये मीडिया क्रिएशन है। और उससे सबसे ज्यादा फायदा होता है वेस्ट को, क्योंकि जब एक भय भेजा जाता है तो दूसरे उस भय को निकालने के लिए लोग शस्त्र खरीदते हैं। तो हाँ यूर हाँ एब्सोल्युटली राइट, उसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस है। और भारत ने बहुत उन्नति करी है। अमेरिका में अभी हर जगह इंडिया की बात होती है, इंडिया एज ए कंपेरेटर बात होती है। और कि तो अगर अमेरिका जैसे देश अभी इंडिया को कंपेरेटर मानना शुरू किया है, अभी ये पिछले 5-6 साल की बात है जब से मानना शुरू किया है, उसके पहले नहीं करते थे वो लोग। तो तो इसका मतलब ये है कि एक भय। तो जहां भी जो भी इंडस्ट्री बढ़े जो अमेरिका या वेस्ट के कंपटीशन में आए, उसको किसी भी तरह नीचे डालना ताकि उनके आर्म्स बढ़े। जैसे अभी मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूँ। साउथ कोरिया का एक प्लेन है TA-50, एक फाइटर जेट है, इंडिया के कंपटीशन में है। और टर्की ने या फिर पोलैंड ने, शायद पोलैंड ने कोरियन जेट को ऑर्डर किया, अमेरिकन जेट को ऑर्डर नहीं किया। तो अमेरिका पोलैंड के विरुद्ध भी काम करेगा, जबकि पोलैंड उसके उसका एक एलाई है, रोमन हाँ, कैथोलिक बात एलाई होगी है। हाँ। और हम्म। करेगा तो ये, यू आर एब्सोल्युटली, अर्थ संचयन, गीता में लिखा ही हुआ है कि सभी असुर जो है अर्थ संचयन के लिए कार्य करते हैं। तो ये अर्थ संचयन वाली बात वापस आ गई यहाँ पर। तो हम लोग को भयभीत होने का, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, हम लोग को तो भय बिल्कुल भी कर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन भाई, अज्ञानतावश भय होता है। एक्स मुस्लिम का मामला मुझे कोई बता रहा था, मैंने देखा नहीं है, कि अकेले भारत में 6% एक्स मुस्लिम हो गए हैं। वो कुछ गणित बता रहे थे शैलेंद्र जी, कि 6% एडल्ट मेल पॉपुलेशन एक्स मुस्लिम हो गई है। आप कह रहे हैं जी यूरोप अमेरिका डर रहा है, इनके बीच में बैठे हुए साधारण आदमी नहीं डर रहे हैं, अमेरिकन और यूरोपियन स्टेट डरेगा? डर का ड्रामा कर सकते हैं कोई कारण से, मुझे नहीं पता। सी, ये जो भय होता है वो साधारण लोगों में ज्यादा होता है, क्योंकि उनको ज्यादा इसमें समय नहीं है इन सब चीजों को समझने के लिए। और हमारे जैसे शोज और छोटे आपके जैसे विद्वान लोग उसको, भय को निकाल सकते हैं, क्योंकि भय को हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान से भय जाता है, उसके इंफॉर्मेशन के थ्रू भी भय जाता है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड जो जियो आपने बड़े अच्छी तरह उसको जियो पॉलिटिक्स से कनेक्ट किया है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इज द रीजन। मैंने सोशल मीडिया इसलिए कवर किया, ट्विटर जैसा कॉर्पोरेट, ट्विटर जो कॉर्पोरेशन है, 11% स्टेक उसके अंदर कतर का है। और और बाकी 89%, 90, 11 है ना, तो 89% किसका है? बाकी सबका, तो 11% इज ए मेजर स्टेक हो गया फिर, कतर के शेख का है। और ट्विटर जैसा ठीक है। प्लेटफॉर्म, अमेरिकन प्लेटफॉर्म, और फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म का 6% इज ओन्ड बाय द कतर। एक ही कंट्री, मतलब उनका जो तलाल शेख कोई करके लीडर है, अमेरिकन है वो कतरी भी नहीं है, अमेरिकन है वो। अगर कतरी लोगों को पता लगेगा तो तब पता लगेगा उनको कि इज कतर इज अमेरिकन सिटीजन। और और अगर हम आपने यूनाइटेड नेशंस का अगर हम जाए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल ऑफ रिफ्यूजीज, HCR, ना UNHCR का जिनेवा में हेडक्वार्टर्स है, अमेरिका में नहीं है। जिनेवा में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जिनेवा में दे कैन कंट्रोल द ग्लोबल, जो भी इस्लामोफोबिया का जो कैंपेन चलता है वो सारा UNHCR और इनके जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्विटर, फेसबुक इंक्लूडेड, तो नेचुरली जो पीपल हु प्रैक्टिस सनातन धर्म दे विल बी ऑफलोडेड फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। इसीलिए कितने लोग बैन होते हैं, कितने लोग बैन होते हैं, जो भी खुल के जरा भी बात कर दे। एक ट्विटर, बड़ा पॉपुलर ट्विटर हैंडल था वो भी हिंदुओं का, वो गायब हो गया। देखिए जी, आपकी सब बात सही, मैं जो देख रही हूँ, अफगानिस्तान की कौन सी दुर्गत हुई, इराक की कैसी दुर्गत हुई, स्टेट का चटनी बन गया। इससे बड़ा शर्म का, लज्जा का, हार का और भी कोई उदाहरण होता है? ये आप लोग साथ साथ क्यों नहीं बता रहे हैं? जिनको डरा हुआ आप बता रहे हैं, उन्होंने अफगानिस्तान का क्या किया? पाकिस्तान नाक रगड़ रहा है, इराक बर्बाद हो गया है,
ईरान को बांध के रख रखा है, बाकी तो डॉट्स और पेक्स है ना। और आप लोग कह रहे हैं जी डरे हुए लोगों ने ये सब कर दिया है। सबसे ज्यादा डर इन लोगों को, इनसिक्योरिटी इन्हीं लोगों को है। हाँ, सबसे ज्यादा डरे इनसिक्योरिटी। हुए लोगों ने डरे हुए लोगों ने अफगानिस्तान की चटनी बना दी, डरे हुए लोगों ने इराक की चटनी बना दी, और इराक और अफगानिस्तान की सहायता के लिए एक भी मुस्लिम देश नहीं आया या मुनाफिक देश नहीं आया, और इनसे लोग डर रहे हैं। कमाल की बात है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक एपिसोड हुआ था कुछ साल पहले, कि बहुत साल हो गए, म्यूनिक में, जब इजरायली स्पोर्ट्समैन को, म्यूनिक मैसेकर बड़ा पॉपुलर है, इजरायली स्पोर्ट्समैन को पैलेस्टाइन, अभी पैलेस्टाइन ग्रीक शब्द है, वो ग्रीक्स ने नाम दिया था पैलेस्टीनिया, एंड पैलेस्टीनिया से पैलेस्टाइन हो गया। और उस समय तो कोई भी इस्लाम भी नहीं था उस समय, तो जब ग्रीक्स ने नाम दिया उसको पैलेस्टीनिया। और अलेक्जेंड्रिया जो पोर्ट है वो भी ग्रीक्स ने बनाया, इजिप्ट में जो है। और इजिप्ट का इतिहास तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैंने भी बहुत स्टडी किया है इजिप्ट का इतिहास। इजिप्ट के इतिहास का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, भारत से ज्यादा संबंध है। अष्टक, जो उनके पिरामिड से सब अष्टक है, श्री यंत्र के हिसाब से बने हुए हैं सारे के सारे जो पिरामिड्स हैं। श्री यंत्र का एक मेजरमेंट होता है डायरेक्शंस में, तो सारे श्री यंत्र शुरू से 8 डायरेक्शंस की पूजा करते हैं, अष्ट दिग्दर्शक, जैसे भगवान राम को बोलते हैं अष्ट दिग्दर्शक। वो सारे 8 डायरेक्शंस का उनको ज्ञान है। और टोटल 10 माने जाते हैं, लेकिन भगवान राम को 10 भी मालूम है, लेकिन 8 का उनको पृथ्वी पे पूरा ज्ञान है। तो वो सारे मंदिर ऐसे ही बनाए जाते हैं, सारे मंदिर। भारत में कितने सारे मंदिर हैं जो उसी उसी साइंस पे बने हुए हैं, भारत के अंदर भी, मेक्सिको में। तो तो उधर अगर देखें अलेक्जेंड्रिया, फिर उसमें एक और इनका सिटी आता है जहाँ पे इन अरेबिया, लेवेंट जिसको बोलते हैं, सीरिया, लेवेंट, और जॉर्डन, ये सारे नाम ही ग्रीक है। पैलेस्टाइन भी ग्रीक नाम है। और ओटोमन एम्पायर वो भी ग्रीक नाम था, ग्रीक नाम था ओटोमॉन्स। और उसमें भी हम लोग की जब भारतीय सेना गई थी उन पहले वर्ल्ड वॉर में, तो पहले वर्ल्ड वॉर को ऑटोमन एम्पायर की पहली हार हुई थी भारतीय सोल्जर्स के थ्रू, ब्रिटिश इंडियन हाँ, सोल्जर्स, है ना। हाइफा, हाँ। हाइफा का और बड़ा वहां फेमस। कॉलोनी बसाने की बात थी पूरी, पूरी, भारतीयों की पूरी कॉलोनी बसाने की बात थी। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश जी। चाहते थे कि उनके सोल्जर्स ना मरे, भारतीय मर जाए, जैसा उनका। सो एवरी टाइम दे हैव थिंक थॉट लाइक दैट, कि किसी और को यूज करके ताकि वो बच के बाहर निकल जाए। लेकिन एक बात बड़ा आश्चर्य वाली बात है, अफगानिस्तान में अटक गए। अफगानिस्तान में 20 साल तक रहे, $1 ट्रिलियन खर्च किया है अमेरिकन इकोनॉमी ने। मैं अमेरिकन स्टेट नहीं बोलूंगा, अमेरिकन इकोनॉमी बोलूंगा, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वापस अमेरिकन को मिले, लेकिन खर्च किया। लेकिन उसके बाद भी उसका डेजिग्नेशन स्टेट डिपार्टमेंट रहता है पाइल ऑफ रॉक्स, मतलब एक पत्थरों का भंडार। उसको अफगानिस्तान बुलाते हैं वो लोग, पत्थरों का भंडार। वहां पे कोई ह्यूमन रह नहीं सकता। तो ये जो इतिहास है, इसको अगर हम पढ़ें, जब अफगानिस्तान समृद्धशाली था तभी था जब वो भारत से कनेक्टेड था, नहीं तो नहीं था हाँ, कभी। हाँ। पाकिस्तान समृद्धिशाली था जब वो भारत से कनेक्टेड था, तो उसके पहले नहीं था, कभी भी नहीं रहा। और जैसे ही वो कट गया, वो वापस गरीब हो गए। लेकिन ये सारे के सारे स्टेट्स वापस वेस्ट पे डिपेंडेंट हो गए कंप्लीटली। तो अगर अमेरिका नहीं होगा, अगर किसी को चांस दे अमेरिका या पाकिस्तान में, सब के सब अमेरिका जाने वाले हैं, कोई चाइना जाएगा नहीं। सबको सब अमेरिका जाएंगे, अफगानिस्तान की सभी लोग अमेरिका जाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि इतना सब समझने के बाद भी हम लोग, आप, आपको तो सभी लोग सुनते हैं भारत में, और इतना समझने के बाद भी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भारत की, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, तो मैं जानता हूं कि वो सबको यूज कर रहे हैं पॉन्स के जैसा, चेस चल कर रहे हैं। वो दे नो कि अगर वो मिडिल ईस्ट में नहीं होंगे, उनका ट्रेड बंद हो जाएगा। सुएज कैनाल सबसे बड़ा उनका जो फोकस है, सुएज, ये सब चीजें हो रही है सुएज कैनाल के लिए, ताकि ट्रेड खुला रहे। इसलिए वो रशिया को अपोज करें ताकि आर्कटिक ओशन ना खुले।
अगर आर्कटिक ओशन खुल हम्म। गया, सुएज कैनाल की वैल्यू खत्म, क्योंकि आर्कटिक ओशन इज नेचुरली क्विकर वे देन सुएज कैनाल। और सुएज कैनाल के बीच में काफी देश आते हैं, आर्कटिक ओशन में कोई देश नहीं है, सिर्फ रशिया है। तो अगर रशिया को कंट्रोल कर दिया तो आर्कटिक सी रूट्स खुल जाएंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं अभी इतिहास पढ़ने के बाद। तो भारत में हम लोग के पास चाणक्य के होते हुए, महाभारत के होते हुए, नारद मुनि के होते हुए, हम लोग इतना दूर का क्यों नहीं सोच रहे हैं? देखिए भाई, इसमें हम मतलब कौन? हम में तो नेहरू तो नहीं आएगा, गांधी तो नहीं आएगा, और उनका पूरा वो कुनबा भी, कुनबा का मतलब बेटा पोता नहीं, पूरा वो तो नहीं आएगा। इकोसिस्टम। उनको तो एक नन्हा सा भारत चाहिए था। तो हम ये कैसे मान लें कि ऐसे सोचने वाले लोग नहीं हैं? 2014 में नरेंद्र मोदी आए हैं भाई। और मुझे जहां तक ध्यान है, रॉबर्ट कैप्टन की किताब है 2008 की छपी हुई, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, कभी पढ़ के सुनाऊंगी मैं, मेरे भाषणों में। 2008 है, हाँ, 14 के पहले की किताब है या 9 है। उसमें वो कह रहे हैं कि साउथ ब्लॉक में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स अफगानिस्तान को अपना मानते हैं। तो जो मैंने बात कही, इंडियन स्टेट 2014 तक जिनके हाथ में था, उनको भारत को महान नहीं बनाना था। भारत को और कितना कटपुट करके ड्वार्फ बना दे, वो उस काम में लगे थे। अब इंडियन स्टेट उन लोगों के हाथ में आया है जिसको परम वैभव भारत माता को ले जाता है। तो वो, मुझे नहीं पता अभी वो जो अपना भारतीय जो राज्य शास्त्र है, इसका कोई इनको अध्ययन है नहीं है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये मानने का कोई कारण नहीं है कि हजारों हजारों साल के एकदम शिखर पर रहने वाले लोग है ही नहीं। अगर वो हैं तभी तो आप कह रहे हैं 5 साल 8 साल में मोदी जी वन एमंग टॉप तो हो ही चुके हैं। डीप टॉप होने की बात है जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बात करते रहे, ऐसा लग ही रहा है मुझे कि चलती रहे बातें, खत्म ही ना हो। अ, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत तो वो लोग होते हैं जिनके अंदर, जिनको सनातन धर्म का एबीसीडी भी मालूम ना हो, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और आपने जियो पॉलिटिक्स को इतनी अच्छी तरह समझाया है लोगों को कम शब्दों में, कि लोग अभी समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ नहीं है। और मेन गोल है अर्थ संचयन। वो गीता के 16वें चैप्टर में लिखा हुआ है। असुर इसी प्रकार से सोचते हैं कि मैंने आज इसको मार दिया, ये मेरा हो गया, इसको यूज कर लिया, ये मेरा हो गया, इसको खत्म कर दूंगा, मैं सबसे समृद्धशाली बन जाऊंगा, कल मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। रावण भी ऐसा सोचता था। बहुत लोग ऐसा सोच के खत्म। जा चुके हैं, सब जा चुके हैं। क्योंकि ईशावास्यम, ये पृथ्वी तो ईश्वर की है और वहीं की, उन्हीं की रहेगी हमेशा। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम। इनमें अगर दो कौड़ी की बुद्धि होती, दो कौड़ी का मतलब वो जो कौड़ी होता है ना, नन्ना नन्ना छोटे छोटे सेल्स, तो जिसको बहुत निकृष्ट बताते हैं, तो भारत में कहते हैं दो कौड़ी। तो हम्म। इनमें दो कौड़ी की बुद्धि होती मुसलमानों में। तो ये तो अपना आप चाणक्य की बात बार बार करते हैं। राजनीति शास्त्र का एक मोटा है कि एक एक शत्रु से निपटो। इन्होंने तो सारों को न्योता दे लिया है एक साथ, सबसे लड़ने को तैयार हो गए हैं। ये तो मूर्खों के लक्षण है ना, अहमकों के, जिनको राजकाज आता ही नहीं है। तो ये उत्पाती राक्षस के रोल में है, बहुत उत्पात कर रहे हैं। लेकिन ये कोई रावण की तरह के, कोई बहुत पावरफुल राक्षसी राज्य सत्ता वाले लोग तो नहीं। ये उत्पात ज्यादा मचाते हैं। और वो उत्पात को तो दंड के द्वारा ही इसको नियमित किया जाता है। नन्हे नन्हे ग्रुप्स है, हाँ। इनके पास कोई स्टेट पावर नहीं है, ये ध्यान दीजिए। इनके पास आप सेनाएं भी कह रहे हैं नहीं। जी कतर, आप कह रहे हैं जी कतर का जो हेड ऑफ स्टेट है वो अमेरिकन सिटीजन है। अब इस पर सर पीटे कि क्या कहें।
ये उसी तरह का है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब जर्मनी से लड़ रहे थे, और लड़ने वाले देशों के हेड्स ऑफ स्टेट जर्मन थे, जर्मन रॉयल फैमिली के जुड़े हुए थे। तो उसको तो डूबना ही है ना, खत्म होना ही है ना भाई। अभी लीबिया के बारे में भी इंटरनल स्टेट रिकॉर्ड्स अमेरिका के हैं लीबिया के बारे में। एक चीज अच्छी है अमेरिका में, सारे रिकॉर्ड डिक्लासिफाई हो जाते हैं, तो लोगों को इतिहास पता लग जाता है क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग रिकॉर्ड को पब्लिकली रिलीज कर देते हैं 10 साल के बाद। तो लीबिया के बारे में इंटरनल रिकॉर्ड्स आ गए हैं कि वो डॉलर डोमिनेंस को खत्म करना चाहता था, दैट्स व्हाई दे टुक हिम ऑफ। उन्होंने को सद्दाम हुसैन का भी यही प्लान था। और हर जगह भारत कहीं ना कहीं कूटनीति से इन्वॉल्व रहा है। जैसे लीबियन सेनाओं को भी भारतीय सेनाओं ने हेल्प करी है, सद्दाम हुसैन की सेनाओं को भी भारतीय सेनाओं ने हेल्प करी है, ट्रेनिंग देते थे उनको। अफगानिस्तान की आज जो तालिबानों की सेना है उसको भी भारतीय सेना में ट्रेनिंग मिलती है, अफगान आर्मी को आज भी मिलती है। तो मुझे नहीं पता। मिलती है वो। अभी गए वहां, इंडिया से रिटर्न उनके सोल्जर्स आए थे, तालिबान ने उनको वेलकम किया। तो पब्लिकली न्यूज है। और तो लेकिन देखें कि एक तरफ से भारत का कुछ एलिमेंट जो है डिप्लोमेसी का, वो चाणक्य नीति फॉलो करता है, एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट फॉलो करे या ना करे वो मुझे पता नहीं है, हम लोग को वही इंफॉर्मेशन जो पब्लिक में अवेलेबल है, कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो एक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमेरिका में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, अगर आप उसको वास्तु से चेक करेंगे, सबके डायमेंशंस एज पर वास्तुशास्त्र है। सबके डायमेंशन, वॉलमार्ट का स्टोर देखिए, वॉलमार्ट का कुकी कटर स्टोर्स होते हैं सारे के सारे। तो कहीं ना कहीं से जर्मन नॉलेज आई है वहां पे, बिकॉज जर्मन्स बहुत यूज करते हैं वास्तु के, संस्कृत के डायमेंशंस को बहुत यूज करते हैं। और इसलिए उनका इंजीनियरिंग को अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा एक एक स्पेसिफिक डिजाइन से उनके वो बनते हैं, इंजन्स बनते हैं या फिर बिल्डिंग्स बनती हैं। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप देखें कि आज के समय में जो भी चाणक्य ऋषि ने जो बोलेंगे जो डिप्लोमेसी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसको वेस्ट ने फॉलो किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, युद्ध हमेशा दुश्मन टेरिटरी पे हो, अपनी टेरिटरी पे ना हो। हाँ। कभी भी अपनी हाँ। टेरिटरी पे ना हो, तो सारे युद्ध लड़े गए, इराक, ईरान, और ईरान को आज भी, यूक्रेन के थ्रू रशिया, आपने पहले ही डिस्कस हम्म, के बताया, और हम्म, भारत के थ्रू चाइना, हम्म, भारत के थ्रू चाइना, ऑस्ट्रेलिया के थ्रू इंडोनेशिया, मलेशिया और ये सब छोटे छोटे देश, जापान के थ्रू चाइना। और हम्म, उन्होंने वो सारे जो, और जापान के थ्रू रशिया भी, क्योंकि रशिया के नॉर्थ में ही जापान के नॉर्थ में ही रशिया शुरू हो जाता है। और और तो अलास्का के थ्रू नहीं, जापान के थ्रू। अलास्का जबकि बहुत ही हम्म, क्लोज है, अलास्का विल बी पीस जोन, वहां पे कोई युद्ध नहीं होगा। तो बहुत ही दिमाग लगा के उन्होंने दुनिया किया। और अमेरिका के साउथ में आप देश देखें, सारे के सारे देश सब गरीब, कोई भी रिच नहीं है, हम्म, सारे अनस्टेबल। हम्म, और यहाँ तक कि अभी हम्म, रिसेंटली समिट ऑफ अमेरिका हुआ था, मैक्स सारे साउथ अमेरिकन नेशन कुछ को छोड़ के सबने प्रेसिडेंट को भेजा ही नहीं, जबकि प्रेसिडेंशियल मीट होता है लॉस एंजलिस में। तो तो एक तरीके से देखा जाए तो अगेन इट्स द वेस्टर्न वर्ल्ड, और सभी यस। लोग, इट्स द वेस्टर्न वर्ल्ड। और भारत का अभी रशिया के एपिसोड में तो भारत को बड़ा अच्छा मैसेज मिला होगा कि सारे जितने भी उनके फॉरेन डिपॉजिट्स एंड डॉलर बेस्ड डिनोमिनेशन, गोल्ड बेस्ड, सारे वेस्ट में ही स्टोर्ड है, इंडिया में है ही नहीं। हम्म, तो जिस हम्म, दिन युद्ध होगा भारत के साथ, कभी फ्यूचर में हुआ, तो ये सब गए, एक दिन में गए, है ना। रशिया के साथ भी किया, $300 बिलियन रख लिया। तो अभी ये सब समझने के बाद, ये सब देखने के बाद, अब सनातन धर्म को बचाने के लिए भी हमको अर्थ की आवश्यकता है। अर्थ से धर्म की सेवा होती है, धर्म से अर्थ की सेवा होती है, धर्म से अर्थ आता है। तो आज के आपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ये सब मतलब कुरान के अनुसार ये लोग नहीं है, सब ठीक बात आपने बात बोली। तो लेकिन यहाँ पे गोरिल्ला इन द रूम इज हु, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हु इज बिहाइंड एवरीथिंग, गेम, ऑल दीज गेम्स। जैसे यूरो जूस को क्रिश्चियंस ने ऐसी जगह रखा जहां पे वो कभी शांति से रह ही ना पाए। क्रिश्चियंस ने नहीं
रखा, ये वह मत में मन में बिल्कुल मत रखिएगा। ये अकेले और अकेले ज्यूस का पुरुषार्थ है। इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका का नहीं था। और वो स्वयं गए हैं अपने जगह पर, अपनी मातृभूमि पर, और अपने दम पर है। और जो उनकी मदद कर रहे हैं वो इनकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ईसाई इंग्लैंड, ईसाई फ्रांस, ईसाई अमेरिका की नहीं है। लिबरल इंग्लैंड, लिबरल फ्रांस, लिबरल जर्मनी, लिबरल अमेरिका इजराइल का दोस्त है। और अपने दम पर है इजराइल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन द रीजन उनको वहां पे लैंड, ये भी आपकी बात सही है। इसराइल नाम जो है ओल्ड टेस्टामेंट में उसी एरिया का आता है, इजिप्ट के को हम्म, नाइल रिवर से शुरू होके इट गोज ऑल द वे। हम्म, तो मोस्ट ऑफ द हम्म, इजिप्ट इज इंक्लूडेड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजिप्ट इज इंक्लूडेड देयर ना, वो वहीं पे वही नाम आता है उनका। लेकिन वो उस समय जब इनको इधर भेजा गया, जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स का जो डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे, वो भेजा गया। बिल्कुल नहीं भेजा गया। भेजा नहीं गया है। ये अपने आप गए हैं। अपने पुरुषार्थ से इन्होंने सब खड़ा किया है। इनकी मदद इतनी ही थी कि ओटोमन एम्पायर का थोड़ा डिस्टरबेंस चलता रहे। लेकिन इजराइल वहां पर अपने दम से है। जो इजराइल का नहीं बिगाड़ पा रहा है वो अमेरिका का बिगाड़ लेगा, इंग्लैंड का बिगाड़ लेगा, रूस का बिगाड़ लेगा, भारत का बिगाड़ लेगा। ये चंदू खाने की गप्पे हैं भाई। तुम्हारे बीच में बैठे हुए का तो बिगाड़, और किसका बिगाड़। थैंक यू सो मच कुसुमलता जी। आज इतने सारे पॉइंट्स पे आपने कवर किया, और हम लोगों ने आपके 3-4 वीडियोस एक वीडियोस में कवर किए हैं, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स लेके। और लेकिन हम लोग अगले अगले शो में मैं आपको सेकंड पार्ट जो आप बोलना चाहते थे वो मैं बोलना, नेक्स्ट शो में आपको यू विल गिव यू प्लेटफॉर्म, आप उस पर बात करिएगा। आज आपने ही बोला था कि जी, क्वेश्चन पूछना मुझे, तो वी जी, हैव डन लाइक दिस फॉर ऑल द व्यूअर्स। आई नो, इनकी पुस्तकें पढ़िए और इनके साथ जुड़िए, ये और इनके इनके आर्टिकल्स देखिए, पुराने वीडियोस भी देखिए, अलग अलग चैनल्स पे हैं इनके। तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी कि कितने एंगल से इन्होंने एनालाइज किया है। और आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स थे पिछले वीडियो में कि वो इस्लाम पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बट एक देखिए कि सनातन धर्म में हम लोग हर चीज पे रिसर्च करते हैं, और उसमें किसी का आपको एक्सपर्टीज चाहिए तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सनातन धर्म का विषय ऐसा नहीं है कि हम लोग दिमाग बंद करके बैठ जाएं। हम लोग हम लोग दूसरे के बारे में उससे भी अच्छा जान सकते हैं। तो यही पर्पज है, ये इन ताकि हम लोग अंडरस्टैंड करें, ताकि भय को हम लोग अपने मन से निकालें, क्योंकि भय को निकालने के लिए एकमात्र साधन है मंत्र और ज्ञान, और कुछ नहीं। तो दिस इज अ नॉलेज सीरीज। तो थैंक यू सो मच और नमस्कार, आपका आने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। और सभी दर्शकों का भी आभारी हूँ। अगर आपने पूरा शो देखा है शुरू से अंत तक, तो जरूर आप लाइक्स और शेयर करिए वीडियोस को। मेरे को बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होती है, इसलिए बोल नहीं पाता हूँ, बट जू शेयर। नमस्ते, थैंक यू।